साथियों नमस्कार। आज हम बच्चों में भाषाई विकास को लेकर जितनी भी भ्रांतियां आप जो विभिन्न पुस्तकों से या विभिन्न यूट्यूब चैनलों के माध्यम से देखते हो उनको हम एक ही वीडियो में दूर करने की कोशिश करेंगे। ये वीडियो लंबा हो सकता है, लेकिन आपको भाषा विकास से संबंधित कोई दूसरी जगह से आपको कहीं से भी नहीं पढ़ना पड़ेगा ये वीडियो देखने के बाद में। तो हम शुरू करते हैं भाषा विकास। देखो, भाषा विकास में दो प्रक्रियाएं होती है, महत्वपूर्ण होती है। और उन दोनों प्रक्रियाओं में पहली जो प्रक्रिया है वो है भाषा अर्जन। भाषा अर्जन। दूसरी प्रक्रिया होती है वो होती है भाषा अधिगम। अब इन प्रक्रियाओं या इन शब्दों को पढ़ने से पहले हमें यह जान लेना होगा कि भाषा क्या है। मतलब अपने विचारों को दूसरे विचारों तक सम्मिलन करने की जो प्रक्रिया है वो भाषा है। भाषा का मतलब क्या है? मेरे पास कोई भी विचार है उसको दूसरे तक मैं पहुंचा दूं और दूसरे के विचार है वो मैं क्या कर दूं, मेरे तक क्या कर लूं, प्राप्त कर लूं। तो ये होती है भाषा। विचार संप्रेषण का क्या होती है? माध्यम होती है भाषा। तो भाषा अर्जन क्या होता है, ध्यान देना। भाषा अर्जन स्वाभाविक प्रक्रिया है। स्वाभाविक प्रक्रिया है, जबकि भाषा अधिगम एक प्रयासपूर्ण प्रक्रिया है। जैसे मान लिया जाए अभी आप मारवाड़ के क्षेत्र में रह रहे हो या मेवाड़ के क्षेत्र में रह रहे हो, तो वहां पर मारवाड़ी बोली जाती है या मेवाड़ी बोली जाती है, ढूंढाड़ी बोली जाती है, जो भी भाषा है, क्षेत्रीय भाषा है, वो बोली जाती है। तो उस भाषा का आपको अर्जन होगा। जबकि आप क्या कर रहे हो, अंग्रेजी सीख रहे हो, तमिल सीख रहे हो, तो वह भाषा का क्या होगा, अधिगम होगा। मेरे कहने का मतलब है कि जिस क्षेत्र में आप रह रहे हो और आसपास में जो क्षेत्र में जिस क्षेत्र में जो भाषा बोली जाती है वह भाषा क्या होती है, उस भाषा का तो आप क्या करते हो, अर्जन करते हो। और उसके इतर जो भी भाषा है उसका आप क्या करते हो, अधिगम करते हो। तो ध्यान देना, भाषा अर्जन एक प्राकृतिक प्रक्रिया है, जबकि भाषा अधिगम क्या है, एक प्रयासपूर्ण या कृत्रिम प्रक्रिया है। अब मेरे कहने का मतलब है इसमें भाषा अर्जन आप किस किस का करोगे, या तो आप मातृभाषा का करोगे या आप क्या करोगे, किसी क्षेत्रीय भाषा का क्या करोगे, आप अर्जन करोगे। मान लिया जाए यहां पर इस वातावरण में पैदा हुआ बच्चा है, जैसे मान लिया जाए हमारे यहां पर कोई पैदा हुआ बच्चा है, तो वहां पर आसपास में मारवाड़ी बोली जाती है, तो मारवाड़ी को वो स्वाभाविक रूप से क्या कर लेगा, अर्जित कर लेगा। जबकि यहाँ यहीं के बच्चे को मुझे कन्नड़ या तमिल या इंग्लिश सिखानी है, तो मुझे भाषा का क्या कराना पड़ेगा, अधिगम करवाना पड़ेगा। तो आपको भाषा विकास पढ़ने से पहले भाषा अर्जन और भाषा अधिगम नामक दो मूलभूत शब्द है, इनमें अंतर जान लेना जरूरी होता है। और ये अंतर शायद आपको समझ में आ गया होगा। मेरे कहने का मतलब यह है कि आप मान लिया जाए आप क्या कर रहे हो, मान लिया जाए आप सबसे बच्चे जिस चीज से ज्यादा पसंद रहते हैं वो होती है खरगोश। तो खरगोश खरगोश वातावरण में बोला जा रहा है, तो उस समय जो भाषा सीखेगा उसको हम कहेंगे भाषा अर्जन। लेकिन मान लिया जाए आपको खरगोश को क्या पढ़ाना है, अंग्रेजी में सिखाना है, रेबिट, तो ये हो गया भाषा अधिगम। तो यहां पर मान लिया जाए हमारे क्षेत्र में मारवाड़ी और हिंदी क्या है का हम क्या करते हैं, अर्जन करते हैं, जबकि अन्य भाषाएं हैं सामान्यतः है। यदि हम शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में कहें, हमारी शिक्षण नीति में कहें, तो हम जो लैंग्वेज फेस्ट होती है उसका तो हम क्या करते हैं, अर्जन। जबकि भाषाएं लैंग्वेज 2 और लैंग्वेज 3 जैसे संस्कृत है, इंग्लिश है,
उसका हम क्या करते हैं, अधिगम करते हैं। क्या करते हैं, अधिगम करते हैं। तो भाषा अर्जन और अधिगम में यह होता है मूलभूत फर्क। अब ध्यान देना सा, अगली जो चीज है वो वेरी इंपॉर्टेंट चीज है, भाषा के कौशल। भाषा के कौशल, भाषा के कौशल, इसकी स्किल ऑफ लैंग्वेज। भाषा के कौशल होते हैं, चाहे संसार की किसी भी भाषा में चले जाइए आप, किसी भी विदेशी भाषा में या किसी भी क्षेत्रीय भाषा में या किसी भी राज्य की भाषा में आप चले जाइए, भाषा के मूलभूत कौशल होते हैं 4। सुनना, दूसरा होता है बोलना, तीसरा होता है पढ़ना, और चौथा होता है लिखना। लिखना यानी LSRW, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग और राइटिंग। LSR और W, ये होता है भाषाई कौशलों का सीखने का स्वाभाविक क्रम। इसी क्रम में भाषाई कौशल सीखे जाते हैं। पहले बच्चा क्या सीखेगा, सुनना सीखेगा, फिर क्या सीखेगा बच्चा, बोलना सीखेगा, फिर क्या सीखेगा बच्चा, पढ़ना सीखेगा, और फिर क्या सीखेगा, लिखना सीखेगा। यहां से ध्यान देना सा, यहां ध्यान देना, सुनना और पढ़ना, सुनना व पढ़ना दो ऐसे कौशल है, मैं कहूं तो L व R, L व R, दो ऐसे कौशल है जिनसे व्यक्ति क्या करता है, अपने विचार क्या करता है, ग्रहण करता है। क्या करता है, दूसरों के विचार क्या करता है, ग्रहण करता है, सुन करके या पढ़ करके। दूसरे विचार क्या करता है, ग्रहण करता है। दूसरे विचार क्या करता है, ग्रहण करता है। इसलिए इनको हम क्या कहेंगे, ग्रहण कौशल। क्या कहेंगे, ग्रहण कौशल कहेंगे या ग्राही कौशल कहेंगे। अब ध्यान देना, जब सुनता है या पढ़ता है तब व्यक्ति क्या रहता है, कम सक्रिय रहता है। सुनते समय मान लीजिए आराम से बैठे बैठे भी सुन सकता है, और पढ़ता है तब क्या कर सकता है, आराम से, बिल्कुल शरीर में हलचल नहीं होती है। इसलिए इनको क्या कहते हैं, निष्क्रिय कौशल कहते हैं। क्या कहते हैं, निष्क्रिय कौशल कहते हैं। एक एक भ्रांति आपकी दूर करूंगा आज भाषा विकास की, और इसके बाद में यदि आप मेरे से वादा कर लेना कि आपको कहीं से पर भी यह पढ़ना नहीं पड़ेगा। तो ग्राही कौशल, ग्रहण कौशल, या इसको क्या कहेंगे हम, निष्क्रिय कौशल कहेंगे, इनएक्टिव स्किल्स कहते हैं। अब दो कौशल हैं, बाकी कौन कौन से रहेंगे, बोलना और लिखना। बोलना व लिखना, अपने विचार पैदा करता है इनसे। मतलब मैं अभी पढ़ा रहा हूं तो मैं अपने विचार क्या कर रहा हूं, पैदा कर रहा हूं, और पैदा करने के कारण से मेरे में दो क्रियाएं महत्वपूर्ण हो रही है, दो भाषाई कौशल अभी सक्रिय हूं, बोलने में और किसमें, लिखने में। यानी मेरा पूरा शरीर एक्टिव है तब मैं बोल पा रहा हूं और लिख पा रहा हूं।
इसलिए इन कौशलों को हम कहेंगे सक्रिय कौशल। सक्रिय कौशल, इनके माध्यम से मैं अपने विचारों की अभिव्यक्ति कर रहा हूं, अतः इन्हें कहूंगा अभिव्यक्ति कौशल। अभिव्यक्ति कौशल। और इनके माध्यम से मैं मेरे विचारों का क्या कर रहा हूं, उत्पादन कर रहा हूं, इसलिए मैं कहूंगा इनको उत्पादक कौशल। अब बताइए साहब, भाषा अर्जन के या भाषा अधिगम के दो मूलभूत कौशल होते हैं, एल और एस। तो भाषा के मौलिक व सरल कौशल कौन कौन से हैं? सुनना व बोलना। इनसे आसान कोई क्रिया नहीं है, सुनना व बोलना। जबकि लिखने को क्या माना गया है, सबसे जटिल प्रक्रिया माना गया है। अतः भाषा का सबसे जटिल कौशल किसको माना गया है? लिखना को। अब आपके मन में भ्रांतियां होगी कि बोलते हैं तब तो सुनता होगा, या सुनते हैं तब बोलता होगा। ऊपर के क्रम को लेकर के बहुत सारी भ्रांतियां आती है। तो वही बात है कि पहले मुर्गा आया या पहले अंडा आया, मुर्गी आई या पहले अंडा आया। तो इस चीज को लेकर के आपको बिल्कुल भ्रमित नहीं होना है, क्योंकि मनोवैज्ञानिकों ने बड़े उचित ढंग से विश्लेषण के बाद में सुनने के कौशल को प्रथम पायदान पर रखा है, या प्रथम हायरार्की में प्रथम स्थान पर रखा है, या पदानुक्रम में पहले स्थान पर रखा है। इसका मतलब क्या होता है, बालक जब भी सुनता है तब जाकर के वो क्या करता है, बोल पाता है, और फिर पढ़ना सीखता है, और फिर लिखना सीखता है। लेकिन ध्यान देना, एक मारिया मोंटेसरी नामक भाषा वैज्ञानिक आते हैं, भाषा वैज्ञानिक थे, मनोवैज्ञानिक नहीं कह सकते हैं हम मारिया मोंटेसरी को। उन्होंने क्या किया, अंतिम जो दो कौशल है उनको क्या कर दिया गया, रद्दो बदल कर दिया। उनके क्रम को क्या कर दिया, रद्दो बदल कर दिया, यानी एक दूसरे का प्रतिस्थापन कर दिया। रद्दो बदल करने का मतलब एक को उठा करके दूसरे को, और दूसरे को उठा करके उस स्थान पर भेज दिया, पहले वाले के स्थान पर। तो मारिया मोंटेसरी का क्रम यदि आपसे पूछे, मारिया मोंटेसरी का आपको क्रम पूछे, तो आपको लिखना है सुनना, ऊपर वाले दो रहेंगे पहले, जैसे जैसे बोलना, पहले क्या कर दिया, लिखना सीखता है, और फिर क्या कहा है मोंटेसरी ने, पढ़ना सीखता है। अब ध्यान देना, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, ये सारे के सारे क्या है, विचार है। विचार से ऊपर की जो प्रक्रिया होती है, मान लिया जाए विचारों का जो सुव्यवस्थित ढंग होता है वो होता है चिंतन। यदि हम मान लिया जाए कुछ कुछ सोचे जा रहे हैं, कुछ किसी के बारे में कुछ सोचे जा रहे हैं, कुछ सोचे जा रहे हैं, तो मतलब वो होता है विचार सामान्य भाषा में। और यदि हम किसी के बारे में बैठ करके यदि प्लानिंग नियोजन से सोच रहे हैं, जैसे मान लिया जाए अभी आप मान लिया जाए मेरे बारे में क्या सोच रहे हैं, अभी आप चलती क्लास में यदि आप क्या कर रहे हो, सोच रहे हो कुछ कि श्री राम जी सर या अन्य सर है जो हमारे इस प्लेटफॉर्म पर पढ़ाते हैं वो कैसा कैसा पढ़ाते हैं, तो वो तो होता है आपका विचार। सामान्य भाषा में कहूं तो वो तो आपका विचार होता है। लेकिन आप जब आप क्या करोगे, पूरी प्लानिंग के तहत सारी की सारी क्लासेस देखने के बाद यदि आप उसके बारे में प्लानिंग से, नियोजन से आप सुव्यवस्थित रूप से विचार करोगे, वो होता है चिंतन। अब ध्यान दीजिए,
इन कौशलों के बाद में हमें जो पढ़ना होता है भाषा में, चिंतन, विचार और भाषा में अंतर संबंध। और इनके अंतर संबंध को लेकर के दो मनोवैज्ञानिक ने अलग अलग बातें कही। दोनों मनोवैज्ञानिकों ने क्या कही? अलग अलग बातें कही। और वो मनोवैज्ञानिक थे जीन पियाजे और वाइगोत्स्की। तो वो पढ़ते हैं हम अगली स्लाइड में। भाषा व चिंतन में अंतर संबंध। भाषा व चिंतन में अंतर संबंध। चिंतन को मैं क्या कह सकता हूं? विचार। पहले हम जान लेते हैं विचार क्या होता है और चिंतन क्या होता है। किसी परिस्थिति या किसी वस्तु या किसी विषय वस्तु के बारे में किया जाने वाला जो यादृच्छिक जो चिंतन होता है वो तो होता है विचार। किसी वस्तु, परिस्थिति या विषय वस्तु के बारे में किया गया यादृच्छिक चिंतन विचार कहलाता है। फिर चिंतन को मैं लिखूं तो किसी वस्तु, परिस्थिति या विषय वस्तु के बारे में किया गया नियोजित चिंतन या नियोजित सोच विचार चिंतन चिंतन कहलाता है। यदि ये काल्पनिक हो तो इसको बोलते हैं हम कल्पना। तो विचार क्या होता है? किसी के बारे में बिना किसी चीज को सोचे समझे हम क्या कर रहे हैं, कोई न कोई विचार प्रकट कर रहे हैं, वो तो होता है एक विचार। यदि हम विचारों को क्या कर लें, सुव्यवस्थित, सुक्रमबद्ध या तर्क कारणायुक्त, या क्या कर लें, सोच समझ करके हम क्या करें, किसी विषय वस्तु पर चिंतन करेंगे, तो वो होता है चिंतन। अब भाषा और चिंतन के अंतर संबंध को लेकर के मैं कहूंगा, सामान्य रूप से पहले जो मनोवैज्ञानिक आए जिन्होंने ये कहा वो थे जीन पियाजे। जीन पियाजे, ध्यान देना, बहुत बार पूछे जाते हैं ये फैक्ट, और इन्हीं के कारण से आप परीक्षाओं में सफल होते हो। जीन पियाजे संज्ञानवादी मनोवैज्ञानिक थे। इन्होंने कहा कि चिंतन, संज्ञानात्मक विकास होता है चिंतन के फलस्वरूप, क्योंकि हमारी जो संज्ञान है, जो ज्ञान के छोटे छोटे पैकेट्स है, वो क्या होते हैं, निर्मित होते हैं चिंतन के फलस्वरूप।
तो जीन पियाजे ने कहा कि चिंतन पहले होता है और भाषा बाद में होती है। चिंतन चिंतन पहले व भाषा बाद में। ये किसने कहा है? जीन पियाजे ने। अभी मैं बताऊंगा बाद में, पूरा का पूरा आपको खोल करके बताऊंगा इसको। वाइगोत्स्की, अब वाइगोत्स्की क्या कहना चाहता है, वाइगोत्स्की क्या कहना चाहता है इस बारे में, वो वेरी इंपॉर्टेंट चीज है सब। वाइगोत्स्की क्या कहना चाहता है कि भाषा पहले व चिंतन या विचार बाद में। अब देखने में ऐसा लगेगा दोनों ही क्या है, विपरीत है या विलोमतः है। जैसे मान लिया जाए मुझे मोर के बारे में चिंतन करना है। मोर जो हमारा क्या है, राष्ट्रीय पशु है। अब यहां यदि आप देखो, हाँ राष्ट्रीय पक्षी है, सॉरी राष्ट्रीय पक्षी है, इसके बारे में हमें चिंतन करना है, तो चिंतन पहले होगी और भाषा बाद में होगी। मान लिया जाए चिंतन पहले मैं करूंगा कि मोर के कितनी टांगे होती है, 2 टांगे होती है, बहुत सुंदर सुंदर पंख होते हैं, इस तरीके का क्या होता है संरचना या आमाप या अवसंरचना इसके शरीर की होती है। फिर मैंने उसको नाम दिया मोर। जीन पियाजे अपनी जगह सही है, लेकिन वाइगोत्स्की भी अपनी जगह सही है। जैसे भी हम मोर को क्या करते हैं, मोर के बारे में सुनते हैं, मोर के बारे में क्या करते हैं, सुनते हैं, तो हमारे मन में यह आने लग जाता है कि मोर वह है जिसके क्या होते हैं, रंग रंगीले पंख होते हैं बड़े बड़े, जिसकी संरचना ऐसी होती है, शरीर की 2 क्या होते हैं, टांगे होती है। इस तरीके से हम क्या करते हैं, पहले क्या आया, मोर नाम शब्द की भाषा आई, और फिर हम उसके बारे में क्या करेंगे, चिंतन करेंगे। अब मान लिया जाए आपके बारे में कहेंगे नाना जी, आपके नाना जी, तो आपके नाना जी क्या है, एक भाषा है, क्या है, भाषा है। और उनके बारे में जैसे ही आपके नाना जी शब्द सुना, तो आप नाना जी के बारे में क्या करते हो, चिंतन करते हो, नाना जी के क्या करते हो, नाना जी के जो भी व्यवहार आपका बचपन में रहा उसके बारे में आप सोचते विचारते हो। तो भाषा पहले और चिंतन बाद में। तो वाइगोत्स्की भी क्या अपनी जगह सही है, और ये कंट्रीब्यूशन चल रहा है। वाइगोत्स्की ने कहा कि 2 वर्ष तक तो भाषा और चिंतन स्वतंत्र रहते हैं, बिल्कुल अलग अलग दिशा में जाते हैं, लेकिन उसके बाद में पहले भाषा होती है और फिर चिंतन होता है। क्योंकि व्यक्ति क्या करता है, जो भी सांस्कृतिक सामाजिक वातावरण है वहां से क्या उठाता है, पहले भाषा उठाता है, फिर उनके बारे में विचार या चिंतन करता है। जैसे मान लिया जाए मुझे कहा जाए कि कैमरे के बारे में, कैमरा शब्द लेते ही मेरे बारे में कैमरे को लेकर के जितनी भी चीजें उनका मैं विचार या चिंतन करने लग जाऊंगा। तो वाइगोत्स्की अपनी जगह सही है, और वही बात है कि वो चीजें आई कहां से कैमरे के बारे में, वही चिंतन है। तो जीन पियाजे भी क्या है, जीन पियाजे भी क्या है, अपनी जगह सही है, और वाइगोत्स्की भी अपनी जगह सही है। अब इनका एक परिणाम निकला, यदि सामान्य कथन आए तो भाषा और चिंतन में क्या अंतर संबंध है, तो इनका जो रिजल्ट निकला अंतिम तय मनोवैज्ञानिकों ने, भाषा व चिंतन या विचार परस्पर अंतर संबंधित है। अंतर संबंधित है या गूंथे हैं, एक दूसरे से क्या है, गूंथे हैं। तो ये फाइनल रिजल्ट निकला गया। मान लिया जाए चिंतन और भाषा में आपसे पूछे, तो जीन पियाजे के अकॉर्डिंग पूछेगा तो चिंतन को आपको क्या लिखना है, या मैं दूसरे शब्दों में कहूं
तो चिंतन क्या होता है? भाषा का अग्रदूत होता है, यानी चिंतन पहले आता है और भाषा बाद में आती है। और वाइगोत्स्की की भाषा में कहूं तो भाषा क्या होती है? चिंतन की अग्रगामी या अग्रदूत होती है। यहाँ शब्दों को फेर करके भी पूछ सकता है, लेकिन ध्यान रखना है, आपको शब्द आते ही पता लग जाएगा कि चिंतन पहले और भाषा बाद में किसने कहा था? जीन पियाजे ने। दोनों ही संज्ञानवादी है, एक सामाजिक सांस्कृतिक संज्ञानवादी है, एक क्या है? संज्ञानात्मक संज्ञानवादी है। तो जीन पियाजे ने क्या कहा है? चिंतन पहले, भाषा बाद में। थिंकिंग फर्स्ट, लैंग्वेज सेकंड। वाइगोस्की ने क्या कहा है? लैंग्वेज फर्स्ट, थिंकिंग सेकंड। यानी, या दूसरे शब्दों में कहूं तो चिंतन क्या होता है? भाषा का अनुगामी होता है। किसने कहा? वाइगोस्की ने। जीन पियाजे ने क्या कहा? भाषा चिंतन की क्या होती है? अनुगामी होती है, यानी पीछे पीछे चलती है। जिस तरीके से क्या होता है विवाह में, क्या होता है, ये एक ऐसा ही मैटर बन गया है कि जैसे विवाह में कुछ फेरों तक क्या होती है? दूल्हा आगे रहता है, और कुछ फेरों के बाद में क्या हो जाती है? दुल्हन आगे हो जाती है ना। तो वही है, जीन पियाजे ने क्या कर दिए? आधे फेरे डाल करके क्या कर दिया? चिंतन को पहले आगे रख दिया, और फिर क्या कर दिया? भाषा को पीछे कर दिया। लेकिन वाइगोत्स्की आया, फिर दूसरा मंत्र लागू हुआ, और दूसरे मंत्र में क्या किया गया कि भाषा को क्या कर दिया गया? आगे, यानी दुल्हन आगे हो गई और चिंतन क्या हो गया? दूल्हा पीछे हो गया। तो आपको दुल्हा दुल्हन कॉन्सेप्ट से इसको याद रख सकते हो आप। अगली स्लाइड में हम देखेंगे भाषा विकास को लेकर के जो जितने भी सिद्धांत हैं महत्वपूर्ण, उनकी चर्चा हम करेंगे। तो भाषा विकास का पहले हम सिद्धांत लेते हैं, जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सिद्धांत है, वो लेते हैं भाषा विकास का भाषा विकास का चोम्स्की का सिद्धांत। भाषा विकास का चोम्स्की का सिद्धांत। अब ध्यान देना साहब, सबसे ज्यादा यदि क्वेश्चंस आते हैं तो यहां से आते हैं, चोम्स्की से। भाषा विकास से संबंधित जितने भी प्रश्न पूछे जाते हैं पात्रता परीक्षाओं में या अध्यापक भर्ती परीक्षाओं में, वो आते हैं चोम्स्की से। प्रसिद्ध भाषा मनोवैज्ञानिक हुए थे नोम चोम्स्की। अब ध्यान देना, चोम्स्की कहां के रहने वाले थे? पहले पूरी डिटेल पढ़ेंगे चोम्स्की की, क्योंकि यहां से प्रश्न आते हैं। कहां के रहने वाले थे? अमेरिका, अमेरिका। 1960 में इन्होंने एक भाषा को लेकर के क्या दिया? सिद्धांत दिया। और ये जो भाषा को लेकर के सिद्धांत दिया, वो भाषा अर्जन को लेकर के दिया। मानिए स्वाभाविक रूप से भाषा को कैसे ग्रहण करता है, इस पर फोकस किया था। भाषा अधिगम से संबंधित नहीं है नोम चोम्स्की। नोम चोम्स्की किससे संबंधित है? भाषा अर्जन से। और भाषा अधिगम और अर्जन की चर्चा हम पहले कर चुके हैं। अब ध्यान देना, भाषा अर्जन को लेकर के जो सिद्धांत दिया उसको बोलते हैं, इसके अनेकों अनेक नाम है, जन्मजात सिद्धांत। जन्मजात सिद्धांत, इसको बोलते हैं भाषा का जैविक सिद्धांत। इसको बोलते हैं भाषा का नियतिवादी सिद्धांत। नियतिवादी सिद्धांत, इसको बोलते हैं भाषा का साइको
लैंग्विस्टिक सिद्धांत, सिद्धांत ये ढेरों नाम है सर, जिनके नाम से ये पूछा जाता है। अब हमें पढ़ना है कि भाषा को किस तरीके से अर्जित करता है बालक, ये पढ़ना है हमें। इस सिद्धांत में क्या कहा गया है, यहां ध्यान देना। चोम्स्की के अनुसार बच्चों में भाषा अर्जन, यहां ध्यान देना, शब्द क्या ले रहा है, भाषा अधिगम नहीं ले रहा है, क्या ले रहा है, भाषा अर्जन। यदि आप यहां से वीडियो देख रहे हो तो इसको पीछे स्किप करके देख लेना, भाषा अर्जन और अधिगम में फर्क क्या है। तो भाषा अर्जन की क्षमता जन्मजात या इनेट होती है। चोम्स्की क्या कहता है कि बच्चे भाषा अर्जन की क्षमता के साथ में ही पैदा होते हैं। कहने का मतलब क्या है कि जन्मजात होती है, भाषा अर्जन की जन्मजात क्षमता के साथ में पैदा होते हैं, भाषा अर्जन की क्षमता लेकर के ही पैदा होते हैं। अब उनको भाषा अर्जन से कोई नहीं रोक सकता। यदि जैसा ही वातावरण मिलेगा, जिस प्रकार की भाषा आसपास में बोली जाएगी, उसको क्या कर लेंगे, स्वाभाविक रूप से क्या कर लेंगे, ग्रहण कर लेते हैं। तो कहने का मतलब क्या है, बच्चा भाषा स्वाभाविक या सहज रूप से सीखता है। बच्चा क्या सीखता है, बालक भाषा स्वाभाविक व सहज रूप से सीखता है। यहां से ध्यान देना सर, बच्चा भाषा को क्या सीखता है, सहज या स्वाभाविक रूप से सीखता है, यानी नेचुरली सीखता है, या किसी की जरूरत नहीं रहती है। मतलब बायोलॉजिकल पावर है बच्चे में, जिसके कारण से बच्चा भाषा को क्या कर लेगा, जैसे ही आप उसको वातावरण में छोड़ोगे तो बच्चा उसको क्या कर लेगा, अभिग्रहण कर लेगा। अब चोम्स्की क्या कहना चाहता है कि ये अर्जन किस कारण से होता है। तो चोम्स्की ने कहा कि बच्चों में एक काल्पनिक सॉफ्टवेयर होता है, जिसको क्या कहते हैं, लेड। बच्चों में मस्तिष्क में, ध्यान देना, बच्चों के मस्तिष्क में क्या होता है, एक काल्पनिक सॉफ्टवेयर होता है। यहां ध्यान देना, वेरी इंपॉर्टेंट। बच्चों के मस्तिष्क में एक जन्मजात 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 काल्पनिक यंत्र या तंत्र कह सकते हैं, या सॉफ्टवेयर
होता है जिसे एलएडी कहते हैं, लेड, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस, यानी एलईडी कहते हैं। ये बात ऐसा कि बालक में मस्तिष्क में है, वो क्या होता है, एक क्या होता है, स्वाभाविक रूप से या जन्मजात एक डिवाइस लगा रहता है जिसकी कल्पना की है किसने, चॉम्स्की ने। और ध्यान देना, मस्तिष्क में दो गोलार्ध होते हैं। मस्तिष्क में कितने गोलार्ध होते हैं, दो गोलार्ध होते हैं। यहां से ध्यान देना, एक होता है लेफ्ट और एक होता है राइट, इसको बोलते हैं बायां गोलार्ध और दायां गोलार्ध, लेफ्ट हेमिस्फेयर और राइट हेमिस्फेयर। ध्यान देना, यहां पर भाषा के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण गोलार्ध माना जाता है भाषा अधिगम या भाषा अर्जन के लिए, तो भाषा अधिगम या भाषा अर्जन, भाषा अर्जन या अधिगम में जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण होता है, सर्वाधिक महत्वपूर्ण पूर्ण होता है, वो होता है बायां गोलार्ध। गोलार्ध, बायां गोलार्ध होता है। और बायां गोलार्ध में भी दो क्षेत्र होते हैं। बाएं गोलार्ध में भी क्या होते हैं, दो क्षेत्र होते हैं, जिसमें दो क्षेत्र होते हैं जिसको हम बोलते हैं वर्णिका क्षेत्र, और एक को बोलते हैं हम ब्रोका क्षेत्र। ब्रोका क्षेत्र, ध्यान से सुना इन बातों को आप, वर्णिका क्षेत्र और ब्रोका क्षेत्र। जैसे मेरा ये हो गया बायां मस्तिष्क या बायां गोलार्ध मस्तिष्क का, जिसमें जो आगे का भाग है वो ब्रोका और जो कान के साथ का भाग है वो है वर्णिका। ये भाग क्या होते हैं, महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। और इन्होंने कहा कि इस बाएं मस्तिष्क में, जो चॉम्स्की कहते हैं कि इस बाएं मस्तिष्क में एक सक्रियता होती है, एक डिवाइस सक्रिय होता है जिसको बोलते हैं एलईडी। क्या बोलते हैं, लेड। एक डिवाइस लगा रहता है, एक तंत्र या एक यंत्र के साथ में पैदा होता है, जिससे क्या होता है, स्वतः ही भाषा को क्या करता है, अभिग्रहण या अर्जन कर लेता है बालक, बिना किसी प्रयास के। वातावरण में जो बोला जाता है वो सीख लेता है। जैसे आपने सुना होगा, कभी हम घर पर गाली गलौज करते हैं या अलंकारिक भाषा का प्रयोग करते हैं तो बच्चे क्या सीख लेते हैं, उनको अच्छी तरीके से याद कर लेते हैं। जैसे मान लिया जाए, आपको पता हो आपका छोटा बच्चा है और आप अभी क्या नहीं लगे हो, टीचर नहीं लगे हो, टीचर नहीं लगे हो, तो आपको मान लिया जाए किसी नाम से पुकारा जा रहा है, जैसे निर्मा, धर्मा, निर्मा या धर्मा। तो वहां पर मान लेते हैं आपके, जब आप क्या रहते हो, जब आप अपने घर पर रहते हो या अपने क्या रहते हो, अपने पीहर पक्ष में रहते हो, तो आपको क्या कहते हैं, नीरू कहते हैं प्यार से आपको। और धर्मा को क्या कहते हैं, दारू, नीरू और दारू। तो वहां पर क्या कहेंगे, नीरू नीरू, तो बच्चा नीरू 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 सुनता है। ध्यान देना, नीरू स्वाभाविक रूप से सुनता है और नीरू क्या कर लेता है, सीख लेता है। जब आप क्या जाते हो, ससुराल जाते हो, तो वो अपने दादाजी से कहता है कि आज किसने थप्पड़ लगाई, तो कहता है कि नीरू ने मारा मुझे। वो निर्मा क्यों नहीं बोलता है, क्योंकि निर्मा अभी तक वातावरण में उसको मिला ही नहीं है। हालांकि वो निर्मा बोलते तो निर्मा के लिए भी क्या था, मस्तिष्क सक्रिय था। इसीलिए तो बच्चे क्या सीख जाते हैं, अलंकारिक भाषा सीख जाते हैं। इसलिए तो मैं बार बार कहता हूं कि बच्चों के सामने हर कैसा बोलना क्या होता है, गलत होता है। बच्चे क्या करते हैं, बच्चों के अंदर क्या रहता है, एक एलईडी मौजूद रहता है, और उस एलईडी के कारण से बच्चे स्वतः ही क्या कर लेते हैं, कैच कर लेते हैं।
जैसे पुराने समय में एंटीना क्या करते थे, टीवी की क्या करते थे, किरणों को क्या करते थे, अडेप्ट करते थे ना, अभिग्राही होते हैं। इसको बोलते हैं भाषा अभिग्राही तंत्र, यानी जो शब्द वातावरण में बोले जा रहे हैं उनको अपने आप कैच कर रहा है। और वो कहां बैठा है, बाएं गोलार्ध में बैठा है एलईडी। और कौन से भागों में, दो में सक्रिय रहता है, ब्रोका और वर्णिका। इसलिए बोलते हैं कि अपने विचारों शब्दों के संप्रेषण में जो सर्वाधिक मस्तिष्क का भाग काम में आता है वो आता है बायां गोलार्ध। कौन सा काम में आता है, बायां गोलार्ध। और बाएं गोलार्ध में यदि आपको स्पेसिफिक पूछे दो क्षेत्र तो वर्णिका और ब्रोका क्षेत्र, यानी जो मेरे बाएं गोलार्ध का सामने वाला भाग और मेरे कान जो पीछे वाला भाग है वो ज्यादा क्या होते हैं, महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अब साहब एलईडी, तो एलईडी की फुल फॉर्म भी पढ़नी पड़ेगी हमें। एलईडी भाषा अभिग्राही डिवाइस को क्या बोलते हैं, यंत्र। भाषा अभिग्राही यंत्र होता है। अब ध्यान देना, जीन पियाजे क्या, चोम्स्की क्या कहना चाहता है, सॉरी चोम्स्की का सिद्धांत पढ़ रहे हैं भाषा, जीन पियाजे ऐसे ही नाम में चले जाते हैं क्योंकि संज्ञानवाद पढ़ेंगे तो जीन पियाजे ही पियाजे घूमेगा, फिर अधिगम में पूरा का पूरा जीन पियाजे ही है। भाषा अभिग्राही यंत्र। अब ये भाषा अभिग्राही यंत्र है कैसा, ये भाषा अभिग्राही यंत्र क्या है, बाएं गोलार्ध में बैठा एक तंत्रिका का सक्रिय समूह है या एक डिवाइस है जिसको कल्पना एक डिवाइस के रूप में की गई है। ये एलईडी भाषा अभिग्राही यंत्र है। ये ध्यान देना, ये एक निश्चित उम्र तक क्या रहता है, सक्रिय रहता है। एलईडी के साथ में जन्म पैदा होता है और एक निश्चित अवस्था तक क्या रहता है, ध्यान देना, सक्रिय रहता है। तो एलईडी एक निश्चित आयु, और वह आयु होती है किशोरावस्था तक, किशोरावस्था तक सक्रिय रहता है। उत्तर किशोरावस्था में, उत्तर किशोरावस्था में यह तंत्र कमजोर, ये तंत्रिकाएं है भाई, तंत्रिकाएं एक्टिव रहेगी तभी भाषा सीखेंगे। तंत्र को क्या कह सकते हैं, तंत्रिकाएं कह सकते हैं, क्योंकि कोई डिवाइस कोई ऐसा तो है नहीं कि वहां पर कोई चिप्स लगी है या कोई मेमोरी कार्ड लगा हुआ है, ऐसा नहीं है। कोई मान लिया जाए कोई हार्डवेयर लगा है, तो ये तो क्या तंत्रिकाएं है, कमजोर हो जाता है और हो जाता है या निष्क्रिय हो जाता है। ये निष्क्रिय हो जाता है। अब ध्यान देना सर, ये एक अवस्था होती है, इस अवस्था को प्लास्टिसिटी कहते हैं। इस अवस्था को क्या कहा है चोम्स्की ने, इस अवस्था को प्लास्टिसिटी। ये जो एलईडी है वो किस अवस्था तक सक्रिय रहेगा, किशोरावस्था या उत्तर किशोरावस्था तक सक्रिय रहेगा। मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि किशोरावस्था तक सक्रिय रहेगा, और जैसे ही किशोरावस्था आएगी ये धीरे धीरे क्या हो जाने लग जाएगा, जिस तरीके से बल्ब फ्यूज होता है वैसे फ्यूज हो जाएगा, यानी तंत्रिकाएं है बाएं गोलार्ध की वो निष्क्रिय हो जाएगी भाषा अभिग्रहण में या भाषा अर्जन में। भाषा को क्या कर रहा है, अभिग्रहण कर रहा है, जो सीख रहे हैं उसको तुरंत कैच कर रहा है। अब मेरे कहने का मतलब यह है
कि मान लिया जाए आप जन्म से ही किसी बच्चे को राजस्थान से उठा करके तमिलनाडु ले गए, 1-2 साल का था, तब तो बच्चा क्या सीख जाएगा, तमिल सीख जाएगा आसानी से, क्योंकि उस समय तो एलईडी क्या है, सक्रिय है। लेकिन अब मान लिया जाए उस बच्चे को 10th-12th करने के बाद आप तमिलनाडु ले गए, तो बच्चा तमिल को सीखने के अंदर क्या लिखाएगा, बहुत बड़ी परेशानी दिखाएगा, क्योंकि उस समय क्या है, उसका एलईडी क्या हो गया है, फ्यूज हो गया है। ये जो एलईडी बल्ब ही मान सकते हो आप तो एलईडी बल्ब, जो एलईडी बल्ब होता है ना, उसको यही मान सकते हो आप साधारण भाषा में सीखने के लिए। ये अभिग्रह यंत्र है, ये क्या हो गया है, कमजोर हो गया है, निष्क्रिय हो गया है। अब मान लिया जाए आप कहते हो कि अंग्रेजी नहीं सीख पाता है बच्चा, बड़े बड़े जो मेट्रोपॉलिटन सिटीज है वहां पर ऐसे ऐसे स्कूल है जिनके चहुं ओर क्या रहता है, अंग्रेजी का वातावरण रहता है, तो आप छोटे से बच्चे को उस स्कूल में डाल दो तो बच्चा क्या सीख जाएगा, फ्रिक्वेंटली अंग्रेजी सीख जाएगा, क्योंकि उस समय बच्चे का क्या है, एलईडी सक्रिय है। अब आज हम चाह करके भी अंग्रेजी नहीं सीख पा रहे हैं, क्योंकि हमारा एलईडी क्या हो गया, फ्यूज हो गया है। हमारा एलईडी है वो क्या हो गया, किशोरावस्था के बाद में कमजोर हो गया है। अब ध्यान देना साहब, ये सबसे ज्यादा सक्रिय किस अवस्था में रहता है, ये भी पूछा जाता है कि सबसे ज्यादा सक्रिय तो ये रहता है पूर्व बाल्य अवस्था में। एलईडी मतलब फुल लाइट से पे फुल जी हाँ, जिसको शब्द दियो ने वो तुरंत कहीं करी मस्तिष्क में डाल ली तंत्रिका और संचित कर ली भाषा के रूप। तो एलईडी है वो सबसे ज्यादा सक्रिय किस अवस्था में रहता है, पूर्व बाल्यावस्था में। तो ध्यान देना, एलईडी सबसे ज्यादा सक्रिय सबसे ज्यादा सक्रिय पूर्व बाल्यावस्था में रहता है। अतः इस अवधि को भाषा अर्जन की अति संवेदनशील अवधि माना जाता है। अवधि माना जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चीज सब, आपको जो भी सिखाना है वो 3 से 6 वर्ष तक एलईडी वो क्या रहेगा, सबसे ज्यादा सक्रिय रहेगा। और इस अवस्था में आप बच्चों में जितना जैसे भाषा का शिष्टाचार डालना चाहते हो वो डाल सकते हो। इसलिए आपको संवेदनशील रहना पड़ेगा कि बच्चों के सामने कैसे शब्दावली में प्रयोग में ला रहा हूं, बच्चों के सामने कैसा भाषाई वातावरण में सामने ला रहा हूं। आपको मान लिया जाए, मैं यहां तक कहता हूं कि पुराने समय में हमारे पूर्वज क्या सुनते थे, आकाशवाणी सुनते थे। और जब हम बाल्यावस्था में थे, 6वीं 7वीं 8वीं किशोरावस्था तक थे, तो हम क्या करते थे, आकाशवाणी से उन शुद्ध शब्दों को सुनते थे। जो शाम को समाचार आते हैं ना 8:45 वाले, उनको सुनते थे और वो शब्द आज भी हमारे मस्तिष्क में या दिलो दिमाग में क्या करते हैं, उबड़ उड़ते हैं। क्योंकि उस समय हमारे क्या थे, एलईडी वो था, वो बहुत सक्रिय था। आजकल क्या होता है, आजकल आप केवल लगा करके बैठते हो तारक मेहता का उल्टा चश्मा। अरे वहां पर क्या बोलते हैं, कोई भी शब्द है वो शुद्ध नहीं बोला जाता है। बहुत सारे ऐसे ऐसे नॉर्मल चैनल लगा करके बैठ जाते हो, टॉयज बॉय वाले, खिलौने वाले, ये देखते हैं धारावाहिक। तो उन चीजों को आपको क्या करना है, बालक के सामने आप क्या करोगे, एक शुद्ध भाषा बोलोगे, एक भाषाई वातावरण दोगे, तो उस समय आपका एलईडी बालक क्या है, भाषाई रूप से भाषा को अर्जन करने में क्या है, जैविक रूप से क्या है, सक्रिय है। और उस अवस्था में तो आप क्या कहते हो, माहौल देते नहीं हो, फिर कहते हो कि चलो बच्चों ये देखो, ये सुनो, ये करो, ये करो। तो उस समय क्या,
गौर के जाने के बाद में फलों का क्या महत्व रहता है, वही बात है। तो ये किशोर अवस्था के बाद में भाषा अर्जन या भाषा अभिग्रहण की क्षमता है वो क्षीण पड़ जाती है, प्लास्टिसिटी अवस्था आ जाती है। और फिर आप क्या देते हो, फिर भले आप उसको कितना भी अंग्रेजी का अखबार दो, नहीं पकड़ पाएगा। आप अंग्रेजी की न्यूज नहीं सुनते हो यहाँ तक बच्चों के सामने। मैं तो कहता हूं कि यदि आपके परिवार में कुछ बच्चे हैं तो उन बच्चों के बीच में जाकर के आप शाम को जो अंग्रेजी का वर्जन आता है न्यूज का आकाशवाणी पर या दूरदर्शन पर, जो भी बहुत शुद्ध भाषा बोलते हैं वहां पर, उनको जाकर के सुनाना चाहिए। यहां तक कि मैं कहता हूं कि आपके लिए जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो एरे गेरे यूट्यूब चैनल नहीं है। आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट देखने के लिए जरूरी है तो वो है संसद टीवी का ब्रॉडकास्ट, और आप उसको कभी भी नहीं देखते होंगे। ये होती है आपकी, मतलब आप किस तरीके के भाषाई वातावरण में जी रहे हो। तो ये होता है एलएडी। अब ध्यान देना सा, ये पूर्व बाल्य अवस्था है वो सबसे ज्यादा सक्रिय रहता है, और किशोर अवस्था तक क्या हो जाता है, क्षीण या हो जाता है या कमजोर हो जाता है। अब ध्यान देना, जीन पियाजे क्या कहता है कि जीन पियाजे कहता है कि संसार की जितनी भी भाषाएं हैं वो एक निश्चित क्रम में सीखी जाती है, एक निश्चित क्रम में सीखी जाती है। अब ध्यान देना, ये एलएडी है, वो क्या करता है, प्रत्येक जो संसार में वातावरण से जो शब्द आते हैं उनको एक निश्चित सेट के अंदर क्या करता है, ग्रहण करता है। उसको बोलते हैं लेक्सिकॉन। क्या बोलते हैं, लेक्सिकॉन। एलएडी वातावरण से भाषा का अर्जन निश्चित सेट में करता है, जिसे लेक्सिकॉन कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं, लेक्सिकॉन कहते हैं। अब देखिए साहब, अगला जो विचार है वो चोम्स्की का क्या है, ध्यान देना। चोम्स्की के अनुसार संसार की जितनी भी भाषाएं वो एक निश्चित नियम से व्युत्पन्न होती है या क्या होती है, पैदा होती है। वह निश्चित नियम क्या होता है, तो लिखो, प्रत्येक भाषा, प्रत्येक भाषा वर्ण, शब्द, वाक्य के रूप में होती है या उत्पन्न होती है, जिसे जिसे सार्वजनीन जनीन या सार्वभौमिक सार्वजनिक या सार्वभौमिक व्याकरण की संज्ञा दी जाती है। चालन जो संज्ञा दी जाती है। सार्वजनिक व्याकरण या सार्वभौमिक व्याकरण की संज्ञा दी जाती है, यानी प्रत्येक भाषा में पहले बालक वर्ण, फिर क्या सीखेगा, शब्द, और फिर वाक्य सीखेगा। आप किसी भी विश्व की भाषा में चले जाइए, किसी भी विश्व की भाषा में चले जाइए, यही क्रम चलेगा। इसलिए एक सार्वभौमिक व्याकरण का सिद्धांत या सार्वजनिक व्याकरण का
सिद्धांत कहते हैं। और इसी कारण से इसको बोलते हैं जेनरेटिक प्रोडक्टिव व्याकरण, ग्रामर। जेनरेटिक प्रोडक्टिव ग्रामर यानी उत्पादक, यानी कहे तो आनुवंशिक प्रजनन व्याकरण, आनुवंशिक प्रजनक व्याकरण। यानी एक क्रम होता है, पहले बालक वर्ण सीखेगा, फिर शब्द सीखेगा, और फिर क्या सीखेगा, क्या सीखेगा, वाक्य सीखेगा। अब ध्यान देना चाहिए, वर्णों को जब मैं रद्दो बदल करूंगा, जैसे मान लिया जाए मैंने मैं ये 3 वर्ण लिए, इन 3 वर्णों की सहायता से मैं क्या बनाऊंगा, एक तो कमल शब्द बनाऊंगा, एक क्या बनाऊंगा, कम शब्द बनाऊंगा, क्या बनाऊंगा, और एक क्या बनाऊंगा, कलम शब्द बनाऊंगा। अब ध्यान दिया जाए, मैंने वर्णों का क्रम चेंज कर दिया और उससे मुझे क्या मिला, नए शब्द मिले, और नए शब्दों से भाषा का क्या हुआ, भंडार भर गया। ये वर्णों के रद्दो बदल करने से ही हुआ है ना सब कुछ। ये 3 वर्णों से क्या मिल गए मुझे, ये 3 शब्द मिल गए रद्दो बदल करने से। इसलिए इसको क्या बोलते हैं, रूपांतरण प्रजनन ग्रामर या रूपांतरण उत्पादक ग्रामर बोलते हैं। वर्णों को बदलकर शब्द बनाए जाते हैं, अतः इस सिद्धांत को रूपांतरण प्रजनन व्याकरण सिद्धांत या परिणामी व्याकरण सिद्धांत या क्या कहते हैं, निष्पादक व्याकरण सिद्धांत, निष्पादक व्याकरण सिद्धांत की संज्ञा दी जाती है। कहने का मतलब क्या है, यदि मैं वर्णों को बदलूंगा तो जो परिणाम मिलेंगे वो शब्द के रूप में मिलेंगे, और यही भाषा का क्या होते हैं, असली क्या होते हैं, खजाना होते हैं। शब्द ही भाषा के असली खजाने होते हैं। इसलिए परिणामी व्याकरण या निष्पादक व्याकरण यानी उत्पादी व्याकरण बोल सकते हैं, या इसको क्या बोल सकते हैं, रूपांतरण उत्पादक व्याकरण के नाम से भी जाना जाता है, ट्रांसफॉर्मिंग प्रोडक्टिव ग्रामर। ठीक है, ट्रांसफॉर्मेटिव जेनेटिक ग्रामर भी बोल सकते हैं हम इसको। ठीक है, तो ये वीडियो कैसा लगा आप जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना। अब हम अगले वीडियो में भाषा विकास के 2 सिद्धांत और शेष बचे हैं, जिसमें जीन पियाजे और वाइगोत्स्की का वो लेकर के आएंगे। धन्यवाद, सुप्रभात।